नमस्कार साथियों, एनवीरा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं राकेश चौहान आज आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट पढ़ लिए थे रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन के, और आज बेहद इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण तथा अपचयन, पटवारी की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट। पीछे वाले पेपर आप उठा के देख लेना, ऑक्सीकरण तथा अपचयन और अभिक्रिया का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ ऑक्सीकरण तथा अपचयन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। एक अन्य नाम आपको याद रखना, उपचयन। एग्जाम में ऑक्सीकरण के स्थान पे उपचयन भी आ सकता है। तो 4 पॉइंट के माध्यम से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहला है ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युत तत्व से संयोग। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा आपको। जैसे आपके पास है कार्बन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे जलाया तो क्या बनेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड में, इस अभिक्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के पास कहीं आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, यानी ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अभिक्रिया पूरी होने के बाद अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां कार्बन के साथ किसकी वृद्धि हुई? ऑक्सीजन की। और हमारा हेडिंग है ऑक्सीजन का जुड़ना। पहला पॉइंट है जिसके माध्यम से हम ये पता करेंगे कि अभिक्रिया ऑक्सीकरण है या अपचयन। तो पहला पहचानने का तरीका यह है कि किसी भी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वह क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण या उपचयन। एक उदाहरण और दे रहा हूं, जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। यहां पे सल्फर के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, यानी सल्फर के साथ किसकी वृद्धि हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, यानी यहां पे सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि परसेंटेज वायुमंडल में कितने परसेंटेज? तो 0.03%। और एक क्वेश्चन और याद रखना यहाँ से कि इनकी प्रकृति क्या होती है, यानी ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अम्लीय। किसकी तरह? अम्लीय गुण होते हैं। और सल्फर का भी पूछ ले तो ये भी एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, यानी अम्लीय गुण दर्शाता है। इसी प्रकार जैसे मैग्नीशियम के तार को जलाया जाए, ये पूछा गया है, मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बार ये फॉर्मूला देके पूछ लिया गया, इसे अन्य नाम, व्यापारिक नाम मैग्नीशिया। क्या कहते हैं? मैग्नीशिया। ध्यान देना, जब जलाया जाता है तो कैसा अवक्षेप प्राप्त होता है ये भी याद रखना, श्वेत अवक्षेप। कैसा अवक्षेप? श्वेत अवक्षेप। यानी 3 उदाहरण लिए हमने कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, या इसे बोलते हैं मैग्नीशिया, तो यहाँ मैग्नीशियम का भी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और दूसरी बात करूँ ऋण विद्युत तत्व। ऋण विद्युत यानी यहाँ ऋण विद्युत कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसे ऋण विद्युत बोलते हैं। तो ऋण विद्युत तत्व की क्या हो रही है? साथ में योग यानी वृद्धि हो रही है। दूसरा है हाइड्रोजन की कमी या धन विद्युत तत्व का निकलना। जैसे आपने हाइड्रोजन सल्फाइड H2+S, इसमें से सल्फर क्या निकल गया? बाहर निकल गया। यानी यहां पहले देखा जाए अभिक्रिया से पहले H2S के साथ कौन था? H2, लेकिन अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन क्या निकल गया? बाहर निकल गया। यानी यहाँ पे क्या हो रही है? हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और धन विद्युत तत्व, हाइड्रोजन एक किस प्रकार का तत्व है? धन विद्युत तत्व। क्या है? धन विद्युत तत्व। लेकिन ये कभी कभी -1 भी दर्शाता है। तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन का निकलना या ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण अंक में क्या होना? वृद्धि होना। ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। जैसे आपके पास है कोई सोडियम धातु है,
सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, यानी बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्लोरीन के साथ जुड़ता है, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। 7 त्यागना मुश्किल है, 1 ग्रहण करना आसान है, इसीलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, क्लोरीन को। तो Na+ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ध्यान देना, सोडियम के पास किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अभिक्रिया के बाद 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। इसी प्रकार देखा जाए मैग्नीशियम और ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्या निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। और चौथा पॉइंट है धनावेश में वृद्धि होना या ऋणावेश में क्या होना, कमी होना। जैसे आपके पास क्लोरीन का आयन है Cl- Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। यहां देखा जाए क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज है, लेकिन रिएक्शन के बाद देखा जाए तो 0 है, यानी ऋणायन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ तो -1 था, यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। या धनावेश की वृद्धि, जैसे हमारे पास Fe+2, ये पटौरी में पूछा गया क्वेश्चन, Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe+3। यहां देखा जाए तो फेरस के ऊपर 2 आयन है Fe+, और यहाँ कितने हो गए, फेरिक के ऊपर 3। जब भी ये Fe+2 में होगा तो इसे बोलेंगे फेरस, क्या बोलेंगे, फेरस। जब भी ये 3 दर्शाएगा तो उसे बोलेंगे फेरिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि फेरस का फेरिक में परिवर्तित होना किसका उदाहरण है, यानी फेरस आएगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, 2, और फेरिक आएगा तो 3। और हमारा पॉइंट ये है धनावेश में क्या होना, वृद्धि। यहाँ पे +2 था, कितना हो गया, +3, यानी आपको नाम भी दे सकता है फेरस का किस में कन्वर्ट होना, फेरिक में। तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और आगे हम पढ़ेंगे इसका उल्टा, तो क्या कहलाएगा, अपचयन। तो इस प्रकार डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कथन के रूप में कि ऑक्सीकरण के लिए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो पहला कथन याद रखना आपको, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युत तत्वों किससे क्या होना, संयोग होना। दूसरा, हाइड्रोजन की कमी, जब हाइड्रोजन की कमी होगी, हम जानते हैं हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ठीक उसी प्रकार धन विद्युत तत्वों का क्या हो जाएगा, निकलना, यानी कमी होना। तीसरा है इलेक्ट्रॉन का निकलना, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक क्या होता है इसी चैप्टर में। धनावेश में वृद्धि होना, जब धनावेश में वृद्धि होगी तो ऑटोमेटिक ऋणावेश में क्या हो जाएगी, कमी, क्योंकि ये चार्ज एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो हमने ऑक्सीकरण पढ़ा था। ऑक्सीकरण या उपचयन से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है अपचायक, यानी अपचायक से आप क्या समझते हो। तो हमने अभी पढ़ा, जैसे एक एग्जाम्पल लिया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या बनेगा, CO2, यानी आपको 4 रिएक्शन देके पूछ सकता है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या किसका अपचयन हो रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ कार्बन के पास किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अभिक्रिया के बाद एक ऑक्सीजन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यानी यहाँ कार्बन अकेला था, लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, यानी हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है उपरोक्त अभिक्रिया में अपचायक कौन है। देख लेना आप पेपर उठा के कि अपचायक का कार्य कौन करता है। तो यहाँ जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, सुनना ध्यान से, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह खुद क्या कहलाता है, अपचायक। कंफ्यूजिंग मत होना, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन ध्यान देना, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह खुद क्या कहलाता है, अपचायक। क्या कहलाता है, अपचायक। तो इस अभिक्रिया में आप बता सकते हो, अब कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो यहाँ ये कार्बन क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक। अभिक्रिया देख के पूछ सकता है अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है। ऑक्सीकारक हम आगे पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार में एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको, जैसे सल्फर के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये पूछा गया क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा, नाम सुना होगा आपने, अम्लीय वर्षा। हम अम्ल सार और लवण में पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा। तो RS प्री में पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक कौन कौन है। तो आपका आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस SO2, ये वाला ऑप्शन राइट करवा रहा था। यानी 2 घटक होते हैं। क्या होते हैं, 2 घटक, एक तो नाइट्रोजन का और एक सल्फर का। तो याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के घटकों से क्या बनी होती है, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हम बात करते हैं वापस अपचायक की। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां ध्यान देना, सल्फर का क्या हो रहा है, सल्फर का हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण।
करण, यानी सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है तो सल्फर खुद क्या कहलाएगा, यहाँ पे बताया था अभी, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह खुद कहलाता है अपचायक। क्या कहलाता है? अपचायक। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे MgO प्लस O2 तो क्या बनेगा 2MgO। यहाँ पे ये मैग्नीशियम किस में बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ खुद क्या कहलाता है? अपचायक। क्या कहलाता है? अपचायक। यहाँ पे एक और उदाहरण ले रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हमने अभी पढ़ा था, H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2+S में। यहाँ ध्यान देना, H2S के पास हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ देखा जाए तो क्या हो गया? हाइड्रोजन बाहर निकल गया, यानी हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। हमने दूसरा ही पॉइंट पढ़ा जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे भी हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। लेकिन जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, एक बार फिर बता रहा हूं, उसे क्या कहेंगे? अपचायक। एक उदाहरण थोड़ा अलग लेता हूं, आयंस का उदाहरण ले रहा हूं। जैसे अभी हमने पढ़ा Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है। किस में हो रहा है? Fe+3 में। या ऐसा भी आ सकता है FeCl2 फेरस क्लोराइड है जो फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ ध्यान देना, जो है ना जिस यौगिक के साथ जुड़ा होता है और जितनी संख्या होती है वही उसका क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक में। तो यहाँ FeCl2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? FeCl3 में। तो यहाँ FeCl2 क्या कहलाएगा? एक FeCl2 में अगर Fe का पूछ ले तो ये कहलाएगा अपचायक। क्या कहलाएगा? अपचायक। कौन? Fe+2। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीकरण क्या होता है 4 पॉइंट के माध्यम से समझा, और उसी के साथ अपचायक क्या होता है, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह क्या कहलाता है? अपचायक। और अब हम पढ़ेंगे अपचयन। अपचयन को भी हम 4 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे पहला है ऑक्सीजन की कमी। तो ठीक, अगर देखा जाए ऑक्सीकरण में तो ये पॉइंट एकदम विपरीत था। वहाँ था ऑक्सीजन की वृद्धि और वहाँ था ऋण विद्युत तत्व की वृद्धि। हम यहाँ पढ़ रहे हैं अपचयन, तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी और ऋण विद्युत तत्व की वृद्धि। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो। देखो, जैसे हमारे पास कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम के पास क्या है? ऑक्सीजन, लेकिन अभिक्रिया के बाद 2Mg+O2। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के साथ कौन है? ऑक्सीजन, लेकिन अभिक्रिया के बाद देखा जाए तो मैग्नीशियम के बाद ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी हो रही है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैग्नीशियम में। तो यहाँ इसका क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, H2 के साथ अगर रिएक्टेंट करवाई जाए तो क्या बनेगा? Cu+H2O। यानी यहाँ कॉपर के साथ कौन है? ऑक्सीजन है, और अभिक्रिया के बाद कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है, या ऋण विद्युत तत्व की क्या हो रही है? कमी। ऑक्सीजन एक क्या है? ऋण विद्युत तत्व। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर में। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी एक पढ़ लिया ऑक्सीजन की कमी। 2 एग्जाम्पल के माध्यम से आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। जैसे SO2 था तो S+O2 में टूटता है। यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या बचा? केवल सल्फर बचा। ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन की वृद्धि या धन विद्युत तत्व का जुड़ना। जैसे Cl2H2 तो क्या बनेगा? 2HCl। यहाँ पे इस ऋण विद्युत तत्व के साथ हाइड्रोजन नहीं था, अभिक्रिया के बाद देखा जाए तो क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। तो यानी हाइड्रोजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी जहां भी जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो वहां क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा?
अपचयन। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या ऑक्सीकरण अंक में क्या होना, कमी होना। जैसे हमने ऑक्सीकरण में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का जुड़ना के स्थान पे था इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसी प्रकार अपचयन उल्टा है। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना जैसे Mg+2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा Mg। उसी प्रकार एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा Al। यहाँ +2 का अर्थ है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसने ग्रहण कर लिए, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। और यहाँ कितने हो रहे हैं 3। और इसी प्रकार Na+ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा Na। और लास्ट है धनावेश में क्या होना, कमी, इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास Fe+3 है, क्या है Fe+3 कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में। यहाँ इस Fe+3 को क्या बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान देना, इसका नाम याद रखना आपको। इसे बोलते हैं फेरिक। क्या बोलते हैं, फेरिक। और Fe+2 को फेरस बोलते हैं। जब हमने ऑक्सीकरण में पढ़ा था कि फेरस कन्वर्ट हो रहा है फेरिक में, तब क्या होगा ऑक्सीकरण। और अपचयन की बात की जाए तो फेरिक किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरस में, तो यहाँ क्या होगा अपचयन। क्या होगा अपचयन। अब मैं अगर बात करूं किसकी, ऑक्सीकारक की, किसकी, ऑक्सीकारक। तो उपरोक्त अभिक्रिया में ध्यान देना वापस थोड़ा कि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीशियम में, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। तो इस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन। तो जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह खुद क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, खुद क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। कंफ्यूजिंग नहीं होना है कि ऑक्सीकारक कैसे आ गया अपचयन में। दूसरा एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर तथा क्या बनाता है, जल बनाता है। लेकिन यहाँ कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन क्या है, यहाँ से गायब है। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। लेकिन ये कॉपर ऑक्साइड खुद क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। इसी प्रकार मैग्नीशियम यहाँ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। अभिक्रियाओं में पता करना है कौन ऑक्सीकारक है। अगर आपको अपचयन का पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। ये भी क्या है, ऑक्सीकारक है, और ये भी क्या है, ऑक्सीकारक, और ये भी क्या है, ऑक्सीकारक। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण तथा अपचयन पढ़ लिया। अब दोनों का कंबाइंड रूप जिसे बोला जाता है रेडॉक्स। क्या बोला जाता है, रेडॉक्स। अब हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ होंगे। वे अभिक्रिया क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझ में आएगी। जैसे ZnCuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला गया, तो ZnSO4 + Cu। आप चेक करो क्या ये अभिक्रिया संभव है। आप अगर पिछले वाली क्लास पढ़ के आए हैं तो आपको 100% पता चलेगा ये अभिक्रिया संभव है। तो क्यों है, रीजन भी बताया था मैंने। सक्रियता श्रेणी के आधार पे अगर देखा जाए तो जिंक अधिक क्रियाशील है किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा। तो हमने वहाँ एक विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था, तो ये अभिक्रिया संभव है। लेकिन इस अभिक्रिया में हमें पता करना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। अगर यहाँ देखा जाए बच्चों, तो यहाँ जिंक के साथ क्या आपको कहीं भी कुछ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अभिक्रिया होने के बाद चेक कीजिए, यानी जिंक क्या बन गया, जिंक सल्फेट। यानी यहाँ पे जिंक के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन। कौन आ गया, ऑक्सीजन। कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी पहला पॉइंट ऑक्सीकरण में बताया था आपको अभी, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहां आप लिख सकते हो Zn का, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, Zn का क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर मैं आपको पूछ लूं, अगर Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस अभिक्रिया में Zn क्या कहलाएगा, Zn कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ का, वह पदार्थ कहलाता है अपचायक। क्या कहलाता है, अपचायक। याद रखना, अपचायक।
अगर देखा जाए यहाँ पे कॉपर सल्फेट का विलयन है, यहाँ कॉपर सल्फेट में कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति है। अभिक्रिया होने के बाद यानी जिंक मिलाने के बाद देखा जाए तो जिंक ने कॉपर सल्फेट को सल्फेट से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी इस कॉपर बेचारे को क्या कर दिया, अकेला कर दिया। ऑक्सीजन है ही नहीं इसके पास, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, अपचयन में पहला पॉइंट था और ऑक्सीकरण में उल्टा पॉइंट था, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वहां तो होगा ऑक्सीकरण, यानी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन का पहला पॉइंट लिखाया था आपको, उसे बोला जाता है अपचयन। क्या कहा जाता है, अपचयन। यानी यहां किसका अपचयन हो रहा है, CuSO4। किसका हो रहा है, CuSO4 का क्या हो रहा है, अपचयन। लेकिन CuSO4 इस अभिक्रिया में क्या कहलाएगा, CuSO4 कहलाएगा अपचायक। क्या कहलाएगा बच्चों, अपचायक। तो इस अभिक्रिया में एक का तो हो रहा है ऑक्सीकरण, दूसरे का हो रहा है अपचयन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों, या क्या कहेंगे साथियों, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। और अब हम एक ऑक्सीकरण अंक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। उसके आधार पे रेडॉक्स अभिक्रिया को कैसे प्राप्त करते हैं, ऑक्सीकरण अंक। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक। तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अंक, जिसे ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और आजकल लैंग्वेज में जो इसे क्या कहते हैं, संयोजकता भी कहते हैं, यानी संयोजकता को ही ऑक्सीकरण अंक कह सकते हैं। नई वाली बुकों में ये लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ने से पहले इनके जो नियम है, और पटवारी में ऑक्सीकरण अंक का क्वेश्चन आता है। तो ऑक्सीकरण अंक क्या होता है कि जो तत्व है या परमाणु है उस पर उपस्थित कुल आवेश ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। इसके आपके सामने 4 या 5 नियम है। अगर आप उन नियम को समझ लें तो आप किसी भी संख्या का ऑक्सीकरण किसी भी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक आसानी से निकाल सकते हैं। पहला नियम यह है, तत्व अवस्था में ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। यानी ये कथन के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या यह कथन सत्य है कि तत्व अवस्था में ऑक्सीकरण अंक शून्य होता है। तो हाँ, शून्य होता है। कैसे, जैसे आपके पास कोई भी तत्व मिल जाए, जैसे हमारे पास कोई फ्लोरीन तत्व, क्या है, फ्लोरीन। अब इसका ऑक्सीकरण अंक क्या है, तो ये तत्व के रूप में F2 में मिला, तो F2 के अंदर F का हो जाएगा 0। ठीक उसी प्रकार अगर पूछ ले Cl2 में Cl का, तो क्या हो जाएगा 0। यानी इस नियम का अर्थ है कोई एक अकेला तत्व होगा तो उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। दूसरा नियम यह है कि आयन की ऑक्सीकरण अवस्था उस पर उपस्थित आवेश के तुल्य होती है। जैसे आपके पास आपको एग्जाम में दे दे Mg+2, इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +2। जितना आयन है उतना ही होगा। जैसे Cl-1 इसका -1, Na+ इसका +1, Al+3 इसका +3। तो यानी किसी भी परमाणु के ऊपर जितना आयन होता है वही उसकी ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता कहलाती है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यदि कोई अणु आपके सामने जटिल अवस्था में है और उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का चार्ज है तो वो उसके तुल्य उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। जैसे MnO4, तो इसके तुल्य में -2 और इसमें हो जाएगा SO4 की संयुक्त रूप से -2 होगी। क्या होगी, -2। यानी चौथा नियम यह है, योग शून्य होगा। आप किसी भी परमाणु या परमाणु नहीं, यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो किसके तुल्य रखना है उसको, 0 के तुल्य। सभी की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग, ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके तुल्य होगा, 0 के तुल्य होगा। और अगला नियम यह है कि आपको ये नॉर्मल से याद रखना है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -1। ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और हाइड्रोजन के ऊपर +1, पोटेशियम के ऊपर +1, सोडियम के ऊपर +1, मैग्नीशियम के ऊपर +2। अगर ये पूछा गया क्वेश्चन है पटवारी में कि ऑक्सीजन के ऊपर जब ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में हो तो आपको याद करना है उसकी ऑक्सीकरण अंक -2। अगर पर ऑक्साइड के फॉर्म में हो, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, पर ऑक्साइड के फॉर्म हो तो -2 और सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में हो तो -1/2। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनका हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं।
जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये पड़ा है सोडियम क्लोराइड पड़ा है, मैग्नीशियम क्लोराइड पड़ा है, इसमें ऑक्सीकरण अंक निकालने हैं आपको, जिनके नीचे अंडरलाइन कर रखी है उन्हीं के निकालने। पहला आपके पास एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड है और यहाँ Cl के नीचे अंडरलाइन, और एग्जाम में भी ऐसा ही पूछा जाएगा, अंडरलाइन दी होगी नीचे और रिक्त इस अंडरलाइन का ऑक्सीकरण अंक निकालिए। यानी जिसका निकालना हो, ध्यान देना, जिसका निकालना हो उसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। और ये पहले मैं किसके तुल्य कर लूँ? नियम के अनुसार 0 के तुल्य। किसके तुल्य? 0 के तुल्य। दूसरा Cl को क्या मानना है? x। तो यहाँ n ने अपने स्थान पे प्लस x बराबर 0। यहाँ ध्यान देना, Na के ऊपर अभी बताया था, Na ज़्यादातर जो यूज होते हैं प्रथम वर्ग का तत्व है, इसीलिए Na के स्थान पे +1 क्या हो जाएगा? +1 प्लस x बराबर 0। तो यहाँ से ये पक्षांतर इधर होगा तो x बराबर -1। यहाँ पे आपने x किसको माना? क्लोरीन को। तो यहाँ चेक कर सकते हो क्लोरीन के ऊपर कितना आएगा? -1। यानी इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 1 की। ठीक उसी प्रकार अगर आपको पूछ लिया जाए, पूछा गया क्वेश्चन है H2SO4 में S के नीचे आपको क्या दे दे? अंडरलाइन दे दे। अब S की निकालनी है, जिसकी निकालनी है उसको क्या मानो? x मानो, और इसको किसके तुल्य करो? 0 के तुल्य। और हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। यहाँ कितने जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2 × +1, और योग, सबका योग किसके तुल्य करना? 0। s को क्या माना? x। O कितने हैं? 4। और मैंने बताया जब भी ये ऑक्साइड के फॉर्म में हो तो उसकी संयोजकता -2 कितनी होती? -2 बराबर क्या करना? 0 के तुल्य। तो 2 × 1 2 प्लस x, 4 × 2 -8 बराबर 0। तो x अपने स्थान पे, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस का। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। अगर इसी प्रकार आपको पूछ लिया जाए HNO3, N की ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। किसकी निकालो? N की निकालो। तो क्या हो जाएगा? H कितना है? 1 प्लस N को क्या मानो? x प्लस 3 × -2 बराबर 0। ये ऑक्सीजन का क्या ले रहा हूँ? -2 ले रहा हूँ। 1 प्लस x -6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? x -6 प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 5। तो इसी प्रकार अगर n में निकालूं NH3, इसमें अगर आपको पूछ ले n की निकालो। किसकी निकालो? n की निकालो। तो n को क्या मानना है साथियों? x प्लस 1 × 3 बराबर क्या लेना है? 0 लेना है। x का x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर -3। x बराबर -3। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन और एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीकरण अंक पढ़ा था। और आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक क्या होता है? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दे रखे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।